Our guest today is the very illustrious, the very venerated, and the very distinguished Chief of Army Staff, General Bipin Rawat. It is indeed my privilege and pleasure today to welcome him to आज सवेरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आर्मी डे की, आज के दिन सेना दिवस की आपको, एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जरिए मैं सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरे जवानों को आर्मी डे की बधाई और शुभकामनाएं इस माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर शुरुआत करना चाहूँगी आपसे ये जान के कि आपने चाणक्य नीति पे बहुत बात की है, तो चाणक्य नीति, धर्म नीति, रक्षा नीति, इसको आप किस तरह देखते हैं आज के इंडियन आर्मी के साथ? उस पर्सपेक्टिव में आप किस तरह चाणक्य को देखते हैं? चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें धर्म नीति पर काफ़ी जोर दिया गया है, उस पर सैन्य नीति पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। तो हमारा जो मकसद है उसमें जो सैन्य नीति की जो कार्रवाई उन्होंने दर्शाई है उसमें वहाँ से उदाहरण लेते हुए अपनी आगे की कार्रवाई करते रहना है। अक्सर हम लोग चाइना के सुन त्सू या वेस्टर्न जो लेखक हैं उन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में अर्थशास्त्र है जिसमें चाणक्य नीति दर्शाई गई है, और अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम लोग अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को किस तरीके से फ़ौजी कार्रवाई करनी है उस पर हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा टू द मैन इन ऑलिव ग्रीन, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इसी धर्म नीति की बात को हम जोड़ सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन से, क्योंकि द इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल सर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दशहरे पे शस्त्र पूजा इकट्ठे करते हैं और गुरुद्वारे में या ईद इकट्ठे मनाते हैं, तो इस तरह की बॉन्डिंग को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, केवल भारतीय सेना ही नहीं, हमारा जो देश है पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है। वेयर वी से वी हैव ग्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग इलाकों में विराजते हैं, लेकिन जब हम अपनी देश की नीति देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा देश एकजुट है। उसी तरीके से जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग ट्रू सेक्युलरिज्म, जो हम भारत में ट्रू सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उस पर ध्यान देते हुए हर चीज़ का कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ किसी के धर्म पर बात नहीं की जाती, ना हम किसी की धर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, हम सब एकजुट होकर मनाते हैं, चाहे वो ईसाइयों का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार हो या वो सिखों का त्यौहार हो। हम लोग सर्वधर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं। कीपिंग इन माइंड द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, आपने बिल्कुल सही कहा अभी। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो ही इज़ ऑल्सो बीन रीचिंग आउट टू द ट्रूप्स, टेकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल and walking that extra mile to celebrate festivals like Diwali on the borders. And आपने भी, मैं आपको यहाँ कोट करूँगी कि आपने PVC अब्दुल हमीद की you've reached out to the families of many such people. तो इससे किस तरह का आप देखते हैं bonhomie and camaraderie और बढ़ते हुए, और क्या मैसेज जाती है? हाँ, as far as the Prime Minister is concerned, he's actually been surprising all of us by visiting forward troops during the occasion of Diwali. In fact, we also get information about the Prime Minister's desire to celebrate Diwali with the forward deployed troops at short notice. We are able to organize these trips, and I think it has been a very good motivating factor for our soldiers. And he's been reaching out to troops in very difficult areas. And the message that he has been conveying is that while you have not been able to reach out to your families or are not able to celebrate with your families such festivals, we are there with you, and therefore we are reaching out to you to celebrate with festival with you, and do not ever think that we do not recognize your families. We know you, we understand you miss your families, but you have a task to perform. As far as मेरा जो जाना था गाज़ीपुर में, अब्दुल हमीद की, वो हमारे मार्टियर हैं, उनकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि हमारे जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं और जिनके परिवार में
सब अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी पत्नियां बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो एक एक करके उनको मिलना और उनको ये बताना कि आपने, आपके जो पतिदेव हैं, आपके जो फैमिली के जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भारतीय सेना की सेवा में, देश की सेवा में कार्रवाई करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और हम उन्हें भूले नहीं हैं और न भूल सकेंगे। हम उनके सदा साथ रहेंगे और आगे भी हम उनके साथ चलते रहेंगे। इससे न केवल हमारा जो है उद्देश्य बढ़ता है, हम यही चाहते हैं कि देश के हर एक नौजवान को उन पर गर्व हो, देश के हर एक सैनिक पर उनको गर्व हो और उनका उदाहरण देखते हुए हमारी जो प्रतिक्रिया है उससे प्रोत्साहित होते रहें हमारे नौजवान। आपने अभी बताया प्रधानमंत्री के बारे में, उनका एक और विजन है श्रेष्ठ भारत, जो तभी बन सकता है अगर हम मेक इन इंडिया पे जोर दें। आपका भी इस पे बहुत जोर रहा है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह का मॉडर्नाइजेशन आप देखना चाहते हैं इन द इंडियन आर्मी? देखिए, हम हिंदुस्तान की आर्मी में, भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन तो चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जो मॉडर्नाइजेशन की प्रतिक्रिया है उसको अपनी इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए हथियार सिस्टम्स को अपने फ़ौज में शामिल करें। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हम 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैं। हम अभी भी अपने इक्विपमेंट और हथियार के लिए, एमुनिशन के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करें, उनको बढ़ावा दें और जो हमारे हथियार और अन्य संस्थाएं जो हमारी हैं, अन्य जो हमारे को चीज़ें चाहिए अपने फ़ौज के लिए, वो हम इंडिजिनस तरीके से प्रोक्योर करें और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देते रहें। आपने आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो से भी की एक नई शुरुआत की है, तो कब हम देख सकते हैं ऐसे टैंक्स को राजपथ पे या और मॉडर्न इक्विपमेंट को? देखिए, काफ़ी हद तक ऐसा इक्विपमेंट है जो हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, जिसको राजपथ में दर्शाया जाता है। बहुत शीघ्र आप हमारी आर्टिलरी गन देखेंगे और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में टैंक भी हमारे भारत में ही बनाए जाएंगे। हम इसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए भारत में अपने आधुनिक टैंक के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। सर, आपने 3 कोर को लीड किया था दीमापुर में, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और हम सभी जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अब काफ़ी हद तक अमन और शांति हो गई है, बट कुछ एथनिक फिशर्स वहाँ पे अभी भी हैं जो इस तरह का अनरेस्ट करते हैं, और कई बार ये भी माना जाता है, इट इज़ ऑफ कंसर्न दैट देयर आर मेनी ट्रेनिंग कैंप्स अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। तो किस तरह आप देखते हैं कि इस तरह की कैजुअलिटी को हम मिनिमाइज़ कर सकें? देखिए, इस वक्त जो नॉर्थ ईस्ट में है, हमारी असम राइफल्स और अन्य सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, सब एकजुट होकर काम कर रही हैं। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर अमन शांति का माहौल है, लेकिन जैसे आप जानते हैं, सरहद के उस पार म्यांमार के बॉर्डर में इंडियन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स अभी भी मौजूद हैं। तो हमें सतर्क रहना होगा, अपने बॉर्डर मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा और किसी तरीके की हम ढिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें अभी भी काबिलियत है हमारे ऊपर स्ट्राइक करने की। लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन इलाकों में रहने वाली जो आवाम है, जो जनता है, वो अब अमन और शांति चाहती है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से कार्रवाई चलते रहे, और अगर उनके मन में अगर ये भावना आ गई कि नहीं, हम भी भारतवासी हैं, और भारतवासियों के मन में ये भावना जागरूक हो जाए कि पूर्वोत्तर इलाके में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं वो हमारे भाई बहन हैं, तो मेरे ख्याल में इस प्रक्रिया में सुधार आएगा और बहुत जल्दी हम इसमें शांति प्रक्रिया को हल करने में सफल हो पाएंगे। सर, अगर हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो आपने कश्मीर में भी बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है आपका, एंड अब बर्फ़ पिघलने लगी है तो घुसपैठ शुरू हो सकती है। तो हाउ डू यू लुक एट द प्रॉक्सी वॉर विच इज़ अगेन बीइंग मॉनिटर्ड बाय आवर friends from the other side of the border? How do you look at this playing out in the year to come? If you look at the proxy war, I think it has become a policy of Pakistan to keep us embroiled in proxy war and let Kashmir simmer. This has become their state policy, and therefore I do not see or visualize any let up
in infiltration from across the borders or any let up in the insurgent situation in Jammu and Kashmir in the near future. We will have to continue to work hard, adopting a whole of the government approach, while the military will have to continue engaging the terrorists to neutralize them. Those who wish to come home to their parents, we will give them the offer, but otherwise we will have to continue with the utilization of our hard power and ensure that the infiltration is minimized by providing not just technology but also increasing presence where required. And we must have adequate intelligence to be able to predict the areas through which infiltration is likely to happen. As you mentioned, once the snows start melting, we are very aware infiltration will recommence, but at the same time we are also maintaining a caution during the winter months, because it may well be possible that winter infiltration is also attempted. So at no stage can we allow our guard to come down. We will have to continue operating in the manner in which we are. I think all the government agencies, the central government, the state government, the paramilitary forces, the intelligence agencies, the NIA, we are all working in unison to ensure that we are finally able to bring peace and tranquility into the state of Jammu and Kashmir. All of us are working with a common purpose. But it is not yet time to let our guard down. Pakistan will continue to foment trouble in Jammu and Kashmir. So we have to adopt our policies to ensure that we deny every opportunity to Pakistan to foment trouble. But at the same time, it is being observed, sir, that they are targeting military establishments, whether it was Uri, Pathankot, Nagrota. We can never say, आपने खुद कहा है, you have to think beyond the terrorist. आप इसके बारे में समझाएं हमें. टेररिस्ट स्ट्रेटजी बार बार बदलती जा रही है. जैसे मैंने कहा, उधर से सरहद के पार से पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है, तो उधर भी एक मिलिट्री माइंड है जो टेररिस्ट को सहयोग दे रहा है. तो उनकी कार्रवाई ये रहती है कि वीकर एलिमेंट्स को टारगेट करो. उन्हें पता है हमारे जहाँ फैमिली परिवार रहते हैं, जो और हिंटरलैंड के अंदर जो सरहद से भीतरी इलाकों में आकर जहाँ पे वीकर एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अपने डिफेंसिव टास्क में लग जाएं. और अगर हम डिफेंसिव टास्क में अगर लगे रहेंगे तो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. तो उनका मकसद है कि हिंटरलैंड में टारगेट करके हमको डिफेंसिव पे डाल देना. तो हमको ये बड़े अच्छी तरीके से बैलेंस करना होगा कि जबकि हमें अपने हिंटरलैंड वाले इलाके में, अंदरूनी इलाकों में डिफेंस तो अपना करना है और अपने हर एक पाकिस्तान की कार्रवाई को नाकाम करना है, लेकिन सरहद पर भी हमें कार्रवाई करते रहनी है. मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि जैसे फिदाइन है या रेडिकल एलिमेंट है, तो वो तो ये नहीं सोचता, वो तो अपनी जान से जाता है, तो उसको किस तरह हम जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं? सबसे पहली बात है इंटेलिजेंस. हमारे को इंटेलिजेंस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड वी हैव टू मैच इट विद टेक्निकल इंटेलिजेंस. पहले तो हमें पता लग जाना चाहिए कि किस इलाके में कुछ कार्रवाई होने वाली है, और उसके अगर ये कार्रवाई के बारे में हमें पता लग जाए, फिर हमारे को होम ऑन करना पड़ेगा कि क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए. और सबसे पहले अगर हमें ये अगर यकीन हो जाए कि कहाँ पे अटैक होने वाला है, तो हम काफ़ी हद तक इसे नाकाम कर सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर टेररिस्ट घुसपैठ करने में या अपनी कार्रवाई करने में सफल होते हैं, तो हमारे को अपनी ट्रेनिंग इस तरह से करनी पड़ेगी, अपने ट्रुप्स को इस तरह से सतर्क करना पड़ेगा, QRTs को इस तरह से तैनात करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी जो टेररिस्ट घुसपैठ करने में सफल हुए हैं उनको हम उनके नुकसान पहुंचाने से पहले हम उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हों. आपने बहुत नज़दीक से सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान किया है, ऐसा माना जाता है. यू वे बिहाइंड द एंटायर ऑपरेशंस. तो हमसे कुछ शेयर करिए, किस तरह की मैसेज गई है टू द अदर साइड रिगार्डिंग द सर्जिकल स्ट्राइक्स? सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान करने में सब एजेंसी, सब लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं. हम लोग तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होते हैं, हम प्लान करते हैं और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को किस नज़रिए से देखा जाना है, ये सरकार की नीति होती है कि भाई अब समय आ गया है, जहाँ से सरहद पार से जो आतंकवादी बैठे हैं या आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उनको अगर सही जवाब देना है तो ये सरकार मैसेज देना चाहती है इन एजेंसीज़ को और उन देशों को जो हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार. उसके बाद हमारी जो प्लानिंग होती है, हम एकजुट होकर प्लानिंग करते हैं. लेकिन इसका क्रेडिट जाना चाहिए उन नौजवानों को जो एक्चुअली सरहद पार जाकर कार्रवाई को असलियत में एक्चुअली इसे और सक्षम करने में और कायम होने में जो सफलता प्राप्त करते हैं.
एक्चुअली क्रेडिट उन जवानों को जाना चाहिए। Do you think it's a deterrent, and do you think you could revisit the same thing? If so, Yes, why not? It is a deterrent. It is serving a purpose. Initially, it was a messaging, but if it has to be reapplied, it will be reapplied. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि the army in tandem with the paramilitary forces. So, what kind of tandem is this? If you could specify more with the CRPF and BSF, so that they are also involved in the Antrik Suraksha of the nation. Forces that are responsible for internal security are actually central armed police forces. The army is actually supposed to be in their support. Otherwise, the army's primary charter is to ensure the sanctity and security of the borders. Now, we are getting repeatedly and continuously embroiled in internal security situations in support of our central armed police forces. But I think time has come to gradually allow the central armed police forces to do their bit. This can only happen if we support them, we train them, they also get the kind of weapon systems that we have, and that they start functioning on the lines of the armed forces. If we are able to achieve this, I think the central armed forces will be able to stand on their own feet and conduct these operations independently. And I think that is what is our ultimate aim. As you just mentioned, the army soldier is everywhere, whether it's a cyclone or a disaster, some kind of calamity, earthquake, anything. So, do you think that kind of prevents him from looking at the main role, or क्योंकि देश का ये मानना है कि हमारी मदद के लिए आर्मी हमेशा खड़ी होगी? देखिए, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रोल होते हैं। सेकेंडरी रोल में हमारे को ऐसी जब आपदाएं आती हैं, उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए हमें जाना पड़ता है। ये हमारा टास्क है, सेकेंडरी टास्क है। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि क्या ये आपके ट्रेनिंग पर इम्पैक्ट करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ट्रेनिंग पर पूर्ण रूप से ध्यान देते रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग लगातार होती रहती है, लेकिन हमारे पास काफ़ी समय है कि हम इन टास्क में भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकें। और क्योंकि हमारी पहुंच और रीच हर इलाके में है, तो ऐसी जब आपदाएं होती हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इनवेरिएबली आर्म फोर्सेस को होना पड़ता है। क्योंकि कई इलाके हैं, कहीं अगर कोई भूकंप आ जाता है या कोई फ्लडिंग हो जाती है, तो वहाँ पे किसी इलाकों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जरिया नहीं होता वहाँ पर पहुँचने का। लेकिन उन सब इलाकों में आर्म फोर्सेस और ख़ास करके जो आर्मी है उन इलाकों में मौजूद है। तो ये हमारा हक बनता है, मैं बताऊंगा देशवासियों का हक बनता है कि वो अपनी भारतीय सेना को अपनी फ़ौज के नज़रिए से देखें और उन्हें हम सही तरीके से सहायता दे सकें। ये उनका हक बनता है और हमारी मजबूरी बनती है कि हम उनकी मदद करने में जल्दी से जल्दी पहुँचें और उनको और ज़्यादा नुकसान होने से बचाएं। आपने अभी ट्रेनिंग पे बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं इंडियन आर्मी की। यू बीन हैविंग दीज एक्सरसाइजेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, US. So, what kind of betterment does it lead to as far as our forces are concerned? How important are these? You see, firstly, it conveys an impression that all these nations realize that the Indian Army is a well-trained and a professional army. It is for this reason that they want to carry out joint training with us. And we also understand that it is a give and take. Everybody has best practices. When we carry out joint training with any other armed force, we are able to appreciate their method of training, their conduct, and there may be some lessons which we can also incorporate in our army to improve our training and professional standards. So it is a two-way process. But let me assure you that all these armies which want to interact and carry out joint training with our army understand that the Indian Army is well trained, is a professional armed forces, and conducts training in the manner in which training should be conducted for operational preparedness. Sir, you have served in the multinational brigade at Congo, and at that particular time, the present chief of the Pakistani army, General Bajwa, was also whereabout somewhere there, very interestingly. So, कुछ कहना चाहेंगे आपका कुछ interaction या कुछ बातचीत? I think I just missed him by a few months. We were located in the same sector. I was in Congo in the area of North Kivu. He was located and commanding a Pakistan brigade in South Kivu.
And we had a very fine dividing line between our two brigades, the Indian brigade and the Pakistani brigade, which jokingly we used to refer as the line of control. And so he was there just prior to my arrival. So I did not get the opportunity to physically serve with him. But I've been watching his actions and would say that I can only wish him best. जिस तरह की एक्सरसाइजेज आपने मेंशन किया होती हैं इंडियन आर्मी में, उससे फोर्स मॉडर्नाइजेशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे आप कितना जोर दे रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसके वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी बिल्डिंग, फोर्स मॉडर्नाइजेशन. दिस इज अ रेगुलर फीचर, दैट नो आर्मी कैन मेंटेन अ स्टेटस क्वो एटीट्यूड. You have to have dynamism in your armed forces, and therefore you have to ensure that the capability development takes place. You adopt new techniques. Therefore, we keep coming out with doctrinal changes that are necessitated from time to time, and this is an ongoing process and will continue. You've spoken a lot about the media strategy and the military media interface. Would you like to tell us more about that? Yes, I believe that today the armed forces or any other organization in the country are expected to operate in a transparent mechanism. If we have to operate in a transparent mechanism, then the media must become a force multiplier for all organizations, including the armed forces. And I feel that a positive rapport and positive interaction with the media will help us to generate that kind of synergy, which will help us in communicating to the rank and file of the armed forces and to our countrymen the purpose of the armed forces, the strength of the armed forces, and anything else that they desire from the armed forces. So I feel a relationship between the military and the media must be positive, and they must both operate in a synergized manner. My other question would be, sir, which is coming from all the women, force, that when do we see women in combat roles in the Indian Army? Well, women are in combat roles. We've got combat arms in which the women are operating. We've got the Corps of Engineers, the Corps of Signals, the Army Air Defence, wherever, and all these arms have women operating in them. Yes, we have not yet deployed the women on the front line because of various reasons. We find that the operations, the kind of nature of operations that happen on the front line do put the women folk at some risk. So, the time we feel in our country is not yet ripe to allow the women to go into the front line, but they are operating in the arms, and they are proving to be fairly efficient, and we are happy with their performance. Any additional staff appointments for women that you may think of, or in the HR? You have been focusing on HR. Yes, we are looking at ensuring that we are able to employ the women in some of the areas where we find they could be better employed, like in cyber, in language training, and such like issues. We feel that women can be better employed. So we are focusing on those issues. We are also looking at women coming into the other ranks, particularly in the military police, and I am quite hopeful that during this year this process will start. The role of the AWA, if you could tell us more about that. Large number of our troops are deployed on the borders, whether in the north or in the east or elsewhere. Even in the deserts there are troops who are deployed there, who cannot stay with their families. So the families have to be left behind either in their hometown, or we have created accommodation for the separated families. Now in these areas where the families are separated, we have to look after the families. It is to ensure that the soldier who is deployed on the front line is not worried about the home front, because with the kind of communication system that are developed, every problem which the family faces at home reaches the soldier in real time. So we want to keep him away from all those problems, and therefore AWA has a very major role to play to ensure that the well-being of the families is looked after. The families do not have to bother about their education, healthcare, or any other
problem that they may be facing, and that is where the AVA steps in. आपने ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम पे भी बहुत जोर दिया है. आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू कम आउट एंड स्पीक ओपनली अबाउट इट. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सिस्टम? हाउ कैन इट बेटर द फोर्सेस एंड देयर मोरल? We have a very good, excellent grievance redressal mechanism in which every soldier has access to his higher commander. You know, in fact, a soldier's higher commander is his company commander, and then his battalion commander, brigade commander, div commander, and so on and so forth. But at times what happens, soldiers do feel hesitant in approaching their commanders who are their immediate commanders for various reasons, because you know they feel that they may be considered as weak soldiers or whatever be it, or maybe there are complaints against the very higher commander under whom he may be operating. So this grievance mechanism has been created to ensure that there can be direct communication even with the chief of the army staff at the highest level. Similar grievances mechanisms also exist at the army commanders level. I mean, soldiers are free to even approach the army commanders or their corps commanders directly, and the grievances are addressed. It is just to ensure that the soldier remains confident that if he has a grievance, it will be addressed and a solution found. But if he is creating grievances or generating grievances, then we will deal with him accordingly. ये जानना चाहूँगी मैं आपसे अब, उत्तराखंड की मिट्टी में ऐसा क्या है कि इतने वीर वो हमारे देश को देती है? So what is that so special, you know, about this place? Because it's not even as a state 2 decades old. उत्तराखंड की जो भूमि है वो देवभूमि कहलाई जाती है, और देवभूमि इसलिए कहलाई जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी है और पानी है वो देवी और देवताओं के जो वास करने के इलाके हैं वहाँ से बहता है, और इसलिए शायद वहाँ की मिट्टी में जन्मे हुए और वहाँ का जिसने पानी पिया है उसमें शायद ये हौसला अपने आप आ जाता है. पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बाकी देशवासी किसी तरह में उत्तराखंड के वासियों से कमज़ोर हैं. सब देशवासी भारत के मजबूत हैं, बट उत्तराखंड की मिट्टी में और पानी में ज़रूर कुछ खास है. आप जनरल जोशी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी बिपिन जोशी उत्तराखंड से ही थे, एंड यू हैव बीन गिविंग द बीसी मेमोरियल लेक्चर्स. जनरल जोशी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे. वो तो अपनी खैर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वाइल ही वाज इन सर्विस वी लॉस्ट हिम. ही इज़ अ ग्रेट सोल्जर, एंड आई थिंक all ranks including officers and jawans have always looked up to him for what he did for the armed forces. He was a great visionary. He was a professional soldier. He ensured that while the professional acumen and caliber of the armed forces remains in top form, at the same time he also ensured that the welfare of the soldier and their families was well looked after. That was his major concern. And what he gave to us is something which we can never forget. He gave us the army public schools. He got for us a lot of colleges where our children are now getting educated. So the army owes a lot to him and to his family. अब देश को आपसे उम्मीद है, हर तरह से हम आपको सक्षम मानते हैं इस उम्मीद पे उतरने के लिए. यहीं पे मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी. आप शिमला में भी पढ़े हैं, देहरादून में भी पढ़े हैं, मगर जो आपको इंस्पायर किया वो आपके फादर ने इंस्पायर किया. ही वाज आल्सो लेफ्टिनेंट जनरल इन GR, the same battalion I think that you commanded. So tell us about that. How did that process start as a child? Well, as I have said, you know, I was born in an army family, so day in and day out one only saw soldiers in uniform, you know, and we lived in the units. You know, we traveled in military vehicles when we went to school. When we got back from school, it was again military all around us. I always saw my father dress up in the morning and go to office. I used to be always in awe when I saw him dress up in that uniform. I saw him wearing various ceremonial dresses every time he was there. I also had the opportunity of you know, going out on some exercises with him. Though I had not yet joined the army, I was a lad in school those days, and so I have stayed in tents with him in some of the exercises. And that is, I think, what motivated me to join the armed forces. And I have always looked up to him as a role model for me. And that is what I wish to emulate. He always told me one thing, that you must always continue working hard, work hard, but never ever think about success. Success will come your way if you work hard. And also remember, success is never permanent. Success will come and go. You will have success and failures,
but failures must actually motivate you to get back and get success again and again. You may succeed once or twice, but don't think that is the end of life. You have to earn success repeatedly. Success is only short-lived. Failures can somehow put you down. To overcome failures is what you have to look at, and failures must give you the strength to get motivated, to get back on the rails and succeed. Lovely. Did you ever go back to your school, sir? I mean, after you became the chief of army staff? I have been to one of my schools in Dehradun, all right, but I have not been able to visit my school in Simla. And any recollections of when you walked away with the Sword of Honor, which is the highest, award that a cadet gets at the IMA? Well, it was a proud moment, and I think all that should now be left behind. As I said, success is only temporary. You cannot live on the past laurels. You have to keep working hard if you have to achieve or succeed in life. कुछ आपकी पर्सनल हॉबीज के बारे में जानना चाहूँगी. आई एम श्योर यू डोंट हैव द टाइम लीडिंग 1.3 million आर्मी टू इवन sit down and read a book, but if you would, which would that book be? Well, my hobby is actually to trek around. I've been trekking a lot, and I like to go into areas which have been untrampled, and reading is my hobby. In spite of my busy schedule, I do read. I spend about 1 to 2 hours every day reading books. कोई ऐसा वाकया जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, जो कभी आपके साथ मिलिट्री एक्सपीरियंस में आपने एक्सपीरियंस किया हो, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग के व्हेन यू बॉन्डेड विद द जवान्स और समथिंग लाइक दैट? ऐसे वाकया तो बहुत हैं, लेकिन इनके किसी स्पेशल वाकया के बारे में बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाकया ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं ध्यान में है, और किसी दिन मौका आएगा तो उसके बारे में जिक्र जरूर करेंगे. सर, जब आपको पता लगा कि यू बीन अनाउंस्ड टू बी द चीफ, तो कैसा मोमेंट था और आपने पहला फ़ोन किसको किया? हम उस समय दफ्तर में थे. हमारे एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस दिन मुझे खबर आई कि आपको चीफ नियुक्त किया गया है. बड़ा नॉर्मल सा महसूस हुआ था, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ. इट टुक सम टाइम टू सिंक इन, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, and therefore to an extent it came as a surprise, I would say. So it took some time to sink in at that moment, and उस समय मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया. उस समय लोग आने लगे मेरे दफ्तर में. रात का समय था, कोई 8 बज गए थे और लोग मेरे ऑफिस में आ रहे थे, इसलिए मुझे किसी को फ़ोन करने का समय नहीं मिला. अफसर ही मेरे दफ्तर में आते रहे, और शायद मैं कोई 9 साढ़े 9 बजे रात को फिर घर लौटा. The Indian Army soldier is in snow, blizzards, in the blistering heat, in the deserts, everywhere. मगर अगर सियाचिन की बात करें, तो वो किस तरह आप देखते हैं कि how equipped are we to deal with the weather conditions in Siachen? I think today we are very well equipped. We are ensuring that the soldiers in Siachen get what they deserve. They are getting the best quality of clothing. We are ensuring that very high quality clothing reaches our soldiers, where they can brave the weather and climate in that area. We are ensuring that their dietary habits are looked into. Whatever the soldier wishes or desires to eat is being delivered to him, no matter how it has to be delivered. I think the government is ensuring that whatever they want, our highest priority is the soldier on the glacier. And to take care of these soldiers, अगर आप एक लाइन बताएं हमें, what is your key priority as far as Army Medical Corps is concerned, because that's also a very important part of the Indian Army. Army Medical Corps is continuously carrying out research work on how to ensure that the soldier serving in these difficult areas is made comfortable and his healthcare is taken care of. So there are various means that they have devised to ensure that they get the best kind of healthcare. Our doctors are serving alongside our soldiers on the glacier, and we have very good hospital facilities at base camp and Thois, where should a soldier fall sick, we ensure that he is able to reach and best medical care can be provided to him in a timely manner. So what do you feel in Kashmir the soldier needs most as far as technology is concerned, and how adept are we at providing this kind of equipment to him? Yes, as far as the soldier in Kashmir is concerned, he is battling firstly on the line of control. We need measures to
counter infiltration, which means there should be adequate resources available to us which can help the soldier in identifying where infiltration is taking place. You know, while he is sitting physically on the border to curb infiltration, but there is some requirement of technology to ensure that effective surveillance can be carried out across the border both by day and night, so that he can he is able to predict the areas where infiltration will take place and then take counter action rather than depending only on human resource. And that is being provided to him. We have now got UAVs which are carrying out surveillance. We've got night vision devices which can operate both by day and night. So adequate technology has been provided to them. And then of course we have the fence, which is a physical barrier to infiltration, but the fence can always be overcome. It can be cut, but the purpose is to ensure that when a fence is being cut and the infiltration is taking place, the soldier must get to know when the fence is where and when the fence is getting cut, so that he can react accordingly. So the technology is being incorporated to ensure that he gets early warning. As far as the areas in the hinterland is concerned, that is the challenging task, because the soldier has to operate in areas which are habited. So they are operating with the people, and the population is residing in those areas, and within them lies the terrorists. So he has to be extremely cautious about the way he is operating, so that there is no collateral damage and only the terrorists who is the target is eliminated. So for that we are ensuring that we have some monitoring mechanisms which can monitor the activities of the terrorists, particularly monitoring the communications that they are making, so that we are able to get the information about the likely house in which he is sitting, and rather than causing damage or inconvenience to a large segment of the population, we only target the terrorists directly. And that is happening in collaboration with the Jammu and Kashmir police and other central armed police forces. सर, अगर टनलिंग की बात की जाए तो उसमें भी कुछ आपका प्रोग्रेस हो रहा है, या रोड्स की बात की जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर नॉट मोटरेबल आल्सो? हाँ, इस वक्त रोहतांग टनल पर काम चल रहा है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके, जहाँ खासकर जो बर्फीले इलाके हैं, जहाँ पर हमको विंटर में सड़क बंद कर देनी पड़ती है, वहाँ पर हम टनलिंग करके अपना जो है साधन जो है का इस्तेमाल करें, ताकि राउंड द क्लॉक हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थ्रू आउट द ईयर चल सके। इसीलिए इस वक्त हम जोजिला में टनलिंग की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख के इलाके में टनलिंग पर अभी जोर दिया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ इलाके हैं जैसे तवांग तक जो हमारा सड़क जाती है, वहाँ पे भी अगर हम टनलिंग कर सकें, तो इस तरीके से टनलिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके ऊपर हम लोग ने ब्रिज बनाए हैं, क्या उसके नीचे से हम टनल बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, आपने अभी बात की ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से टनल बना सकते हैं, बट अगर हम पाकिस्तान और चाइना का दोनों का संगम देखें आज की डेट में, तो जिस तरह से वो ओपेक और हमारे बॉर्डर को घेर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर एक कंट्री की अपनी स्ट्रैटेजी होती है जी, और हर एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी के ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करता है। उनकी स्ट्रैटेजी है कि चीन के साथ मिलकर अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि पाकिस्तान शायद अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और हम एक साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, पिछड़ गया अपनी हरकतों के कारण, जबकि भारत देश जो है अपने पैरों पे खड़े होकर, अपने बल पर खड़े होकर उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। तो उसको लगता है कि हमारे साथ मुकाबला करने के लिए उसे अन्य देशों की मदद लेनी होगी, इसीलिए वो चीन से लगातार सहायता लेता रहता है। आपने अभी कहा भारत आगे निकल रहा है, ऐसा सभी मानते हैं कि भारत आगे निकल रहा है और निकलना भी चाहिए। हमें गर्व है, हम गौरवान्वित हैं भारतीय सेना पे भी और भारत पे भी। मगर अगर जियोपॉलिटिकली हम देखें कि एशिया में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इवन इफ यू टॉक ऑफ एशिया ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? डू वी नीड टू बी कंसर्न्ड? देखिए, जो हमारा जो ये रीजन है एशिया का, इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो अमन और शांति नहीं चाहते, और अगर हमारे को डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी है तो शायद सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा। लेकिन जो देश हैं हमारे पास तो दोनों सरहद पे, उत्तर और पश्चिम के सरहद पे खतरा मंडरा रहा है, तो हम तो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग किसी हालत में कम नहीं कर सकते। लेकिन शायद पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अगर हमारी जिस तरह से आगे बढ़ रही है
और इसी तरह से अगर हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी आगे कार्रवाई करते रही तो शायद हम लोग इन देशों के साथ समझौता कर सकते हैं, और अगर इन देशों के साथ समझौता हो सका तो शायद डिफेंस स्पेंडिंग पर हम लोग दोबारा विचार करने की सोच सकते हैं। More power to you, sir. More power to the men in olive green. And to conclude, I'd like you to give that message to the 1.3 million army that you lead and the 1.25 billion who look up to you for their security. Thank you very much, and I assure you that the Indian Army will not let the nation down, and that we will continue to operate with the ethos and culture that we have imbibed over the years. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you and we wish you the very best in all your endeavors. Thank you.